रिच इन्वेंट मनी, ये जो लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे रिच इन्वेंट मनी, ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है लाइन रिच इन्वेंट और मनी। ये इस प्यारी सी किताब रिच डैड पुअर डैड का 5th चैप्टर है। बहुत प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं आपको शायद इस पूरी किताब में ना मिले इस चैप्टर के अलावा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस पे जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जितने भी और चैप्टर्स पे बात करी है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को आसान तरीके से समझाया है। अब हम इस पे बात करते हैं रिच इन्वेंट मनी। अब रिच इन्वेंट मनी यानी कि जो पैसा है इसको कौन इन्वेंट कर रहा है? रिच कर रहा है। यानी कि जो व्यक्ति पैसा बनाता है उस व्यक्ति को अमीर बोला जाता है। अमीर किसे बोला जाता है? जो पैसा बनाता है। तो ये इस दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है। जो व्यक्ति पैसे को इन्वेंट करता है उसको रिच बोला जाता है। अब हम कैसे पैसे को इन्वेंट कर सकते हैं इस वीडियो में आप आगे सीखने वाले हो। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हो, कुछ नई केमिकल फॉर्मेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट केमिकल फॉर्मेशन है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना एक अलग चीज़ होती है। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप चीज़ों की गहराई को समझ जरूर सकते हो। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ों को समझना पड़ेगा। वैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, बायो की बात करें, आपके सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को उठा लीजिए आप। इनमें अगर आप कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हो, कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने चीज़ें इन्वेंट करी उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, उसके बाद हम नई चीज़ों को इन्वेंट कर पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम सभी की ज़िंदगी में वो पता है क्या है? कि हमें ये जो सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे सब्जेक्ट हमें घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि पैसा, मनी, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर पे पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है, कहीं कोई पढ़ाता ही नहीं हमें। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? इनमें किताबों के अंदर। अब किताबें तो हमें पढ़ने का मन नहीं होता, किताबें पढ़ने में हर किसी को मन नहीं लगता, बोरियत फील होती है। तो कोई नहीं, वीडियोस देखो, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। तो अब हमें पैसे के बारे में तो कोई पढ़ाता नहीं है, और पैसे की समझ, पैसे के बारे में पढ़ना, मनी की लैंग्वेज सीखना, अंडरस्टैंड करना, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल एजुकेशन बोला जाता है। यानी कि पैसे की गहराई में जाना, पैसे को समझना, इसकी लैंग्वेज को समझना, फाइनेंसिस को समझना, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। और फाइनेंशियल एजुकेशन जो व्यक्ति अच्छे से ले लेता है, जो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेता है, वो पैसा बना लेता है। इसीलिए तो आपने 2 स्टेटमेंट सुनी होंगी। एक स्टेटमेंट क्या है? आई अर्न 1 करोड़ इन 1 मंथ, और दूसरी स्टेटमेंट है आई मेक 1 करोड़ इन 1 मंथ। अब दोनों में फर्क देखिए, आपको कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा बोल्ड लग रही है? ये वाली आई अर्न 1 करोड़ इन 1 मंथ, या आई मेक 1 करोड़ इन 1 मंथ? फर्क समझे आप? एक तो ये कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाता हूँ, और दूसरा बोल रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ बनाता हूँ। क्या पैसे? दोनों में फ़र्क देखिए। जो बना रहा है ना, वही एक्चुअल में रिच इंसान है, वो इन्वेंशन कर रहा है, वो इन्वेंट कर रहा है। और व्यक्ति कब बना पाता है पैसे? जब वो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करता है। तो आप फाइनेंशियली एजुकेट कैसे हो सकते हो? उसके 4 पिलर इस किताब के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने डिस्कस करें, और उन्हीं 4 पिलर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो 4 पिलर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिए, यू विल बी वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन, और आप पैसा बनाना सीख जाओगे। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? उनमें से पहला पिलर आता है माय डियर फ्रेंड, अकाउंटिंग। अब ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये वो अकाउंटिंग नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं। आपको इस अकाउंटिंग को सीखने के लिए बहुत सारी किताबें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी बेसिक अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग जो एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती हैं। बेसिक अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में ऑथर ने बात करी है, और मुझे पर्सनली भी लगता है कि वो सारी चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे एक दूसरे से आप कोऑर्डिनेट करके
अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सुधार सकते हो। इसी अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इनकम क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड चैप्टर इसी किताब का वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हमने बहुत डिटेल में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस सबको बारीकी से समझाया जाना है और एक ही वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो पहला रूल है, पहला पिलर है अकाउंटिंग समझना, बेसिक अकाउंटिंग समझना। दूसरा पिलर आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, पैसे को बढ़ाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एक अच्छा और स्मार्ट इन्वेस्टर। एक अच्छा, जब एक व्यक्ति जिसके पास स्मार्टनेस होगी, जिसको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है, उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होती है, वही व्यक्ति अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वही व्यक्ति अपने पैसे को ग्रो कर सकता है। अब इस किताब के अंदर ऑथर ने 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में जिक्र किया है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर ऑथर की वो थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा जो एक इन्वेस्टर की होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी। अब यहाँ पर ऑथर ने 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में जिक्र किया है। पहला इन्वेस्टर है इनडायरेक्ट इन्वेस्टर। इनडायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है? जो इनडायरेक्टली चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टर। डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है? जो डायरेक्टली चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है, इसी को ऑथर ने स्मार्ट इन्वेस्टर बोला है। अब इसको स्मार्ट क्यों बोला है, आइए इसको समझते हैं। और ये आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है और माइंडसेट देने में ये जो किताब है ना, माइंडसेट देने में एक्सपर्ट है। अब इन्वेस्टर्स के बारे में समझते हैं। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी पर डिपेंड होकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है, जब आप किसी पर डिपेंड होकर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। वहाँ पर आप अपने हिसाब से पैसा नहीं कमा सकते, आप उस व्यक्ति के हिसाब से पैसा कमाओगे जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करी है। और ये दूसरे व्यक्ति के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर उन्हें रिस्क लेना नहीं आता। यस, उन्हें रिस्क लेना नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि पैसे को लेकर रिस्क कैसे ली जाती है। इसी सीरीज़ के एक वीडियो के अंदर, अब सरप्राइज है, मैं उस वीडियो का नाम नहीं बताऊंगा, उस वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल में बात करी है कि आप पैसे को लेकर रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर देखना। तो इसको पैसे को लेकर रिस्क मैनेज करना नहीं आता, जिसकी वजह से ये हमेशा मार्केट में दूसरे लोगों को ढूंढता रहेगा कि इसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करूं, उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करूं, इसको पैसा देगा, उसको पैसा देगा। अब होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड, SIP ये सब कर रहे होते हो ना, तो 50-60 साल की एज हो जाती है आपकी, तब जाकर आपके पास एक अच्छा फंड आ पाता है और बीच में कहीं मार्केट ऊपर नीचे हुई तो पैसा भी चला जाता है। तो ये होता है उस व्यक्ति के साथ जो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। इसलिए ऑथर ने बोला जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऐसे माइंडसेट वाले होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जल्दी अमीर नहीं बन पाते और बनते भी हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, 50-60 साल की उम्र में बनते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे इन्वेस्टर मत बनिए जो इनडायरेक्टली हो। दूसरी हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, आपके राकेश झुंझुनवाला जी, इनके नाम तो सुने ही होंगे। ये सभी के सभी आपके डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, ये सभी के सभी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। अब ये क्या करते हैं? ये इस तरह के लोग जो है मार्केट में डायरेक्टली घुसते हैं। क्यों? इन्हें पता है कि शुरुआत में मार्केट में जाएंगे तो पैसा लॉस करेंगे। बिल्कुल फैक्ट है, कोई दोहराई नहीं है। जब आप जैसे ही मार्केट में नए घुसोगे तो पैसा लॉस करोगे। अब होता क्या है कि जब शुरुआत में मार्केट में घुसते हैं, पैसा लॉस करते हैं। मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट से मेरा नहीं है, मार्केट इन द सेंस वो सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उनमें जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा लॉस होता है। फैक्चुअल है, पैसा लॉस होता है, लेकिन आपको वहाँ से लर्निंग्स बहुत मिलती हैं। इसलिए बोला गया, इफ़ योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गिव्स यू लर्निंग मोर देन अर्निंग, देन इट इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आपको कमाने से ज़्यादा, आपको पैसे से ज़्यादा आपको लर्निंग मिल रही है, यानी कि वहाँ से आपको सीखने को मिला है, तो वो आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उससे बेहतर आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएं, कोशिश करें कि किसी पर डिपेंड होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप खुद इनिशिएट करें। क्योंकि जब आप खुद इनिशिएट करते हो ना, तो प्रॉफिट भी आप अपने तरीके से कमाते हो, पैसा भी अपने तरीके से कमाते हो। अब एक तो ब्रिज के थ्रू आप चले जाइए, जो नदी है उसको पार कर लीजिए, और दूसरा व्यक्ति होता है जो उस नदी, उस पानी से तैर कर जाता है।
अब जो उस पानी के बीच से तैर कर जाएगा उसी को पता चलेगा एक्चुअल में कि उसकी क्या गहराई है, वो जो पानी है वो ठंडा है गर्म है, उसको तैर कर पार करने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान तब सीख पाता है जब वो उसको तैर कर पार करता है। तो यहाँ पर ऑथर ने इसी चीज़ पर बहुत फोकस डाला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाओ, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड जो तीसरा पिलर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। और यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली है, क्या बोली है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी सीन विथ आइज, दे कैन सीन विद द माइंड। बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी लाइन है कि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होती है वो आंखों से नहीं दिखती हैं, वो दिमाग से दिखती हैं। और यही कारण है, गाड़ियाँ तो बहुत पहले से चली आ रही है मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो रोडों पर तो बहुत पहले से गाड़ी चल रही है, ओला उबर आया, पैसा बना गया, इतना लेट क्यों आया? किसी ने वो आइडेंटिफाई किया जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। होटल इंडस्ट्री बहुत पहले से चली आ रही थी, ओयो, जैसे ओयो की एंट्री आज ओयो कितना पैसा बना रहा है। वाई? बिकॉज ही आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ही आइडेंटिफाई द थिंग्स विच एक्चुअली अदर्स आर मिसिंग। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को, जिन चीज़ों को लोग मिस कर रहे थे वो इसने आइडेंटिफाई करी। क्यों? क्योंकि इसने चीज़ों को आंखों से नहीं देखा, दिमाग से देखा। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ हो दुनिया के अंदर, सब लोग चीज़ों को आंखों से देखते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो दिमाग से देखते हैं, कुछ ही होते हैं जो उसको, उनका नज़रिया अलग होता है। और यही वो लोग होते हैं जो एक बिज़नेस को ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। इसीलिए तो एक बिज़नेस को फाइनेंशियली एजुकेट बोला जाता है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करना सिर्फ बिज़नेस स्किल नहीं है, पैसे को मैनेज करना भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, बिज़नेस डेवलप कब होता है? जब आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट आती हो, आपको पैसे को मैनेज करना आता हो, आप रिस्क मैनेज करना जानते हो, आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आती हो, तो ये सारी चीज़ें जिसको आती है वो ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस को खड़ा कर लेगा। इसलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसको फाइनेंशियली एजुकेट भी बोला जाता है। तो मार्केट के अंदर आपको चीज़ें अपने दिमाग से फाइंड करनी, ना कि आंखों से। अब दिमाग से कैसे फाइंड करनी वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सपोज करो ऑथर ने, जो इस किताब के ऑथर हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब मान लीजिए कि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज़। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सेम लोकेशन पर हैं, दोनों की सेम प्राइस है, ये भी 1 करोड़ की है, ये भी 1 करोड़ की है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो एक ऐसे इन्वेस्टर की है जो मतलब इन्वेस्टमेंट करता रहता है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, जिसके पास बहुत बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके घर पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक्चुअली ही डोंट वांट टू सेल हिज प्रॉपर्टी। अब जब आप इस व्यक्ति को अप्रोच करोगे तो इसकी डिमांड्स हाई रहेंगी। कैसे? 1 CR की प्रॉपर्टी क्या है, ये 1.2, 1.3, 1.5 CR मांगेगा। क्यों? उसको बेचनी नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो लो, नहीं मर्जी तो जाओ, उसकी प्रॉपर्टी तो उसको पैसा दे रही है। अब इस चीज़ को तो लोग देख लेते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, जो इस चीज़ को देख लेते हैं, और सब लोग इसी को देखते हैं क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर है, डील अच्छी मिलेगी, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे करके इसके यहाँ भीड़ लगी होगी, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरी प्रॉपर्टी है, सेम लोकेशन पर 1 CR है। मान लीजिए कि इसकी वाइफ से हो चुका है डाइवोर्स, या फिर मान लीजिए कि इसके बच्चों के बीच हो रही है इस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, या मान लीजिए 2 भाइयों में इस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही है, या मान लीजिए जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रॉपर्टी को लेकर, अब आप जब इस प्रॉपर्टी को लेने जाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपको 1 CR की नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी आपको 70-80 लाख की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक जाए कैसे भी करके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसे भी करके ख़त्म हो, तो वो इसको निकालना चाहेंगे। और ऐसे में जो इस अपॉर्चुनिटी को देख लेगा वो पैसा बना जाएगा। अब ये होता है आंखों से देखना। ये जो बड़ा इन्वेस्टर ना, ये आंखों से देखना होता है, ये सब आंखों से देखते हैं। और ये वो चीज़ होती है जो दिमाग से देखी जाती है, जिसको बहुत ही कम लोग देख पाते हैं एक्चुअल में बताऊं तो। और ये चीज़ आपको देखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको रियल एस्टेट में बताया, ये कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है। इसलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कोई भी चीज़ है उसको हमेशा उसके एक्चुअल प्राइस से कम पर खरीदो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बेचने जाओ तो अगर आप उसको रियल प्राइस पर भी बेचो ना, तब भी प्रॉफिट कमा जाओ। इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसलिए इस किताब के अंदर ये चीज़ बहुत प्यारी बताई गई है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, उन चीज़ों पर फोकस करो जो और व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को एक्चुअल में फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं, एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पिलर के बारे में, दैट इज माय डियर फ्रेंड लॉ। अब ये लॉ क्यों समझना ज़रूरी है?
अब यहाँ लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप लॉयर बन जाओ, लॉ की पढ़ाई करो, किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो, ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है? अभी हमने कुछ देर पहले बात करी कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉपर्टी तो लेने जा रहे हो, आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो जो विवादित है, जिस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब ऐसी प्रॉपर्टी लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो दे दिए 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, पता चला बाद में कि आप भी उसमें फंस गए, यानी कि आपके वो पैसे भी चलेगा। क्योंकि ऐसा होता है, कई ऐसे लोग हैं जो विवादित प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में अपनी प्राइस से कम पर मिल रही होती है, लेकिन वो एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर लॉ का मतलब क्या है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सेबी के बेसिक रूल्स क्या है। अब मान लीजिए कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो रेरा क्या बोलता है, रेरा के बेसिक रूल्स क्या है इन्वेस्टर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है। तो ये बेसिक जो कानून के अंदर चीज़ें आती हैं, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब एक तो व्यक्ति ये कर लेता है कि वो किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो एक्सपर्ट होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा बहुत आटे में नमक मिला देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपका जो आटा है उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होना चाहिए, और यह तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद उस आटे को चखोगे। किसी दूसरे को चखाओगे तो वो कुछ भी बोल सकता है, और खुद चखने का मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनकी आपको बेसिक समझ होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया है, मान लीजिए कि मैं विवादित प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, किस तरीके से मैं उस प्रॉपर्टी को बाय करूं कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बरकरार रहे। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जो पुराना इन्वेस्टर था, जो पुराना ऑनर था उस प्रॉपर्टी का, वो अपना हक जताने लगे। तो उसके लिए बेसिक लॉज की समझ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑथर ने इसमें लॉ की अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड करी है। अब ये 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई जो आपको वेल फाइनेंशियल एजुकेट करने में मदद कर सकती हैं, जो इस किताब के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाई है। एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले हमने अकाउंटिंग की बात करी थी, वीडियो पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दूसरा हमने बात करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है पैसे को ग्रो करने के लिए। तीसरा हमने बात करी थी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट में वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करो जो कोई और ना देख पा रहा हो। और चौथी हमने बात करी लॉ, अंडरस्टैंड द लॉ। ये चारों चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, जिसको समझ होती है, वो फाइनेंशियली एजुकेट होता है और वो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए भी हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग पता होना चाहिए, पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है, मार्केट के अंदर कैसे आप मार्केट को समझ के नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, नई चीज़ लेके आ सकते हो, थोड़ा बेसिक लॉ, जिससे आपका बिजनेस कभी रुके ना, कभी फंसे ना, कोई एलिगेशन ना लगाए आपके बिजनेस पर। तो ये सारी चीज़ जिसको समझ में आती है वो एक्चुअल में फाइनेंशियली एजुकेट होता है। और यही वो लोग होते हैं जो मैंने अभी आपसे बात करी, रिच इन्वेंट मनी। अब इसमें जो रिच आया ना, वो यही लोग होते हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं। इसलिए आपके लिए फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पैसा इन्वेंट कर सकें तो उसके लिए आपको भी फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आप फाइनेंशियली एजुकेट इन 4 चीज़ों को फॉलो करके बहुत आसानी से हो सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इस किताब को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो आने वाले समय में मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाओ उन पुरानी वीडियोस को देखो। सारे चैप्टरों को बहुत आसान तरीके से मैंने इस सीरीज़ के बीच समझाया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो आप किस बुक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डालो, उस पर हम बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।